नहीं यार जिंदाबाद जिंदाबाद। कि इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, और 1996 में उस नारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात और शामिल कर दी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। खुद नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा कि चौथी बात मैं शामिल करना चाहता हूँ, और वो ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान जब दिमाग में आता था तो कोई साइंस की बात होगी, विज्ञान की, या कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं, नई सोच पैदा करने जा रहा हूँ। और वो नई सोच ये है कि अगर सही तौर पे नई सोच को लेके लोग आगे बढ़ेंगे तो सभी चीजें एक नए रूप में आएंगी। और नए रूप में आने का मतलब ये कि जिन रूट कॉज है जो हमारी गरीबी का, अनपढ़ता का और अज्ञानता का और तो और जो जिन चीज़ों को लेके हम ये कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, जिन चीज़ों को हम ये कह रहे हैं कि यहाँ किसान ने 7 गुना, जहाँ 10 मन अनाज होता था आज़ादी से पहले, आज़ादी नहीं बल्कि 1966 तक, वहाँ आज 70 मन अनाज पैदा करता है किसान। लेकिन उसको इस देश की अर्थव्यवस्था में वो जगह नहीं मिली जिससे कि वो ये महसूस करे कि मुझे भी संपन्नता मिली है। टाइट होती है हमारी हो चुकी नहीं, प्रेस भी आप अपने आप को, यू आर नॉट अबव एवरीथिंग। आपने भी आज देश में प्रेस क्या बोलती है और लोग क्या बोलते हैं कि पहले एक एनडीटीवी था वो भी जाता रहा, डिबरी नहीं पता नहीं क्या क्या टाइट हो चुका है। क्या है? बता दिया ना कि एक ओपिनियन फॉर्मेशन अगर बनती है तो उसको आप भी उठाओगे, उसको आम साधारण आदमी भी उठाएगा। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी ये मानेगा कि यार बात तो ये ठीक है, हमारे को इस पे कुछ ना कुछ नई सोच पैदा करनी चाहिए। बता दिया, चलो आपकी विड्रॉ करके और दूसरे का नाम लो, ये सवाल है। देखो आप बच रहे हैं। ये बात कही है कि जो सिस्टम है, चूड़ी डिबरी है की बात है, उस सिस्टम को ये सोचने का मौका मिले कि हम जिस सिस्टम पे हैं उससे भी बेहतर तरीके हैं गरीबी से लड़ने के, भ्रष्टाचार से लड़ने के, बेरोजगारी से लड़ने के, किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का। जो गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं हैं उनका बड़े शहर के मुकाबले में स्तर बहुत नीचे है, उसको बराबर लाने का। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखिए ये बात तो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 4-5 साल पहले भी खुल के बात कही थी, और इस बात पे चर्चा भी होती रही कि हमारे देश में एक देश एक चुनाव। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो कमेटी गठित हुई है, जिसके बारे में बहुत चर्चा है, प्रेस में भी है, दूसरी तीसरी जगह भी है, हमारे बीच में भी आपस में, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक बड़ा भारी विषय है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो विचारों की पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं वो क्या मानते हैं, और इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन भी, उनमें भी बहुत से अधिकारी कई साल रहे हैं। तो इन सारी, और फिर सामाजिक तौर पे लोगों की क्या सोच है। मेरा अपना ये ख्याल है कि भारतीय संविधान की जब संरचना हुई उस वक्त ये माना गया था कि ये इतना बड़ा मुल्क है, इसमें अनेक
प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार की बोलियां हैं, अनेक प्रकार का लोगों का पहनावा है, उनकी संस्कृति भी अलग अलग है। तो इसलिए राज्यों को महत्व मान के, क्या कि वो अपनी लोकल जो उनकी एक सोच है उसके हिसाब से अपने राज्य को विकसित कर सकें, इसलिए राज्यों का गठन और उस गठन के साथ साथ उनको अधिकार दिए गए थे। तो ये एक सवाल है कि एक चुनाव, एक देश, क्या वो अधिकार उस तरीके से सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस कमेटी है जो आपको है विजेंद्र सिंह, उनको जानता कौन है? हाँ। भिवानी के लोकसभा के भी चुनाव लड़ने की बात है, क्या करती है? ये तो देखो, बात ये है, हर आदमी का जवाब दोगे तो कोई फायदा नहीं। अपने अपने चुनावी साल में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सभी। जो भाई 10 साल जेल में रह के आया वो अपनी बता देना। कम से कम वीरेंद्र सिंह 50 साल की राजनीति में ये तो नहीं कोई बोलता कि मैं कहीं ठगी बग्गी में फंस गया। तो ये इनके जवाब देने का कोई वो औचित्य नहीं। ठीक है, मैं आज भी कहता हूं कि मैं इस गठबंधन के खिलाफ हूं, और इसलिए खिलाफ नहीं हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन्वॉल्व है उसमें। मैं इसलिए खिलाफ हूं कि 10 साल के भारतीय जनता के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी अब इतनी सक्षम पार्टी हो चुकी है कि वो खुद अपने पांव पे खड़े होकर चुनाव लड़ सकती है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। और उसका प्रमाण ये है कि हम 10 सीटें लोकसभा की जीते 2019 में, एक रोहतक की सीट को छोड़ के, जिसमें 6,500 हजार का डिफरेंस रहा, बाकी 3 लाख से कम कहीं जीते नहीं। तो अब अगर फिर भी पार्टी ये सोचे कि हमारे को किसी की जरूरत है, मुझे नहीं लगता किसी की जरूरत है। और मैं ये बात अब से नहीं, शुरू से कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों की 10 सीटें जीत के आए थे, जो जेजेपी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारा लगा के जीते थे, आज वो उसी के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी वोट नहीं बची, वो हमारे को क्या दिलाएंगे, सीधी बात है। आपका पूरा जवाब ये सही है कि जब से आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ 1991, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उनके मेन सलाहकारों में थे, उस युग की शुरुआत आज 32 साल हो गए। हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी एक साल में बन जाए, 2 में बन जाए, ज़्यादा ज़्यादा 3 साल में बनेगी। लेकिन उसके लाभ 70% देश की पॉपुलेशन को, जबकि आर्थिक सुधारों का मतलब ये था कि लेट दी एडवांटेजेस ऑफ दिस इनकम इंक्रीज शुड गो टू द लोएस्ट ऑफ द मैन। वो नहीं हुआ। आज भी गरीब आदमी वही है, आज भी किसान की हालत वही है। मेरा प्रोफेसर, जब मैं 1966 में कॉलेज में BA फाइनल में पढ़ता था, तब गेहूं का भाव 74 रुपये तय हुआ था फर्स्ट टाइम, और मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह 264 थी। आज मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में 60 टाइम इंक्रीज, और किसान का इंक्रीज 19 टाइम्स। तो ये जो विषमता है, ये आर्थिक विषमता ही हमारे, जो आप कह रहे हैं वो आर्थिक युग का और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब, इट इज नॉट ओनली दैट द economy should grow, economy should be equitably distributed also. Let everybody should think कि भाई मेरे को भी आज़ादी के बाद ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 91 के, मुझे भी कुछ लगता है कि मेरी आर्थिक अवस्था में भी मजबूती आई। करने की बातें होती हैं, हम जो ये बात बोल रहे हैं उनको भी जानते हैं मैं, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है। मैं आपकी बात पे आता हूँ। इंडिया जो है, उन्होंने एक कोशिश की है, और उस कोशिश में अभी तक परिणाम, मैं नहीं कहता कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 26 या 28 पार्टियों ने ये सोचा है कि बीजेपी को अकेले अकेले लड़के हम नहीं हरा सकते, इसलिए हम इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम चुनाव लड़ेंगे। जो इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो ठीक है, ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे,
लेकिन आप ये भी बात सोचो कि 1977 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जनता पार्टी का गठन हुआ। 1.5-2 साल तक मोरारजी देसाई भाई की गवर्नमेंट चली और उसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे गठबंधन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई इसमें तो ये तो एरोगेंट है, या ये तो सिर्फ अपने तक सीमित है। ये जब चीज़ें आ जाती हैं ना, तब किसी भी गठबंधन में कमजोरी आ जाती है। दूसरी तरफ एनडीए जब इंडिया बनता है तो एनडीए को भी एक खबर लगती है कि यार कहीं हम तो कमजोर नहीं है, हम भी अपना गठबंधन थोड़ा सा मजबूत करें। तो ये एक इलेक्शन ईयर में ये बातें स्वाभाविक हैं और इसके परिणाम भी उनकी नीयत पे हैं। अगर इंडिया गठबंधन दिल से बनता है तो उसके परिणाम उनको अच्छे मिल सकते हैं, और अगर मन में कुछ है, दिखावे में कुछ है, तो फिर परिणाम अच्छे नहीं मिल सकते। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आगे की सोचता हूँ। अब ये भी आपको लगेगा कि ये डिबरी टाइट की बात क्यों कर दी। मैं ये सोचता हूँ कि वैल्यू एडिशन, किसान तो अपनी कणक बेच आया 2100 रुपये क्विंटल की, लेकिन जो उसका मैदा बना के 65 रुपये किलो बेचता है, वो फर्स्ट वैल्यू एडिशन है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना कि एमएसपी जिसकी बात आप कर रहे हो, एमएसपी के फार्मूले को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, और उसका मापदंड ये होना चाहिए कि कोई भी खेती की फसल किसी किस्म की भी है, उसका फर्स्ट वैल्यू एडिशन को आधार मान के भाव तय करना चाहिए। जो जिस एमएसपी की किसान यूनियन बात करती है, सरकार भी जिसको कहती है कि हमने किया है, इन जो मेरी सोच के मुताबिक अगर हम उस फार्मूले को लेके चलेंगे तो एक क्वांटम जंप आर्थिक अवस्था में मिलेगा। अब आप प्रेस के लोग हैं, आप कह देंगे इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी। कुछ नहीं बढ़ता, ये भी बनाई हुई बातें हैं कि आपका प्याज 80 रुपये बिके, टमाटर 100 रुपये बिके तो परेशानी, सीमेंट कितनी महंगी हो जाए। स्टील मिनिस्टर था, मेरे को पता है कि एक दिन में 8-8 हज़ार रुपया एक टन का बढ़ जाता था। तो इन पे कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये जो विडंबना है, इससे हमारे को देखना पड़ेगा कि हम समाज के दृष्टिकोण को किस लोग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिर्फ टमाटर बढ़ने से बात नहीं बनती। हाँ, टमाटर अगर बढ़ता है और उसका फायदा किसान को नहीं होता, तब भी कोई फायदा नहीं उसका, ये भी ठीक है। हाँ, मन की बात नहीं, मेरी आवाज सुनो। मन की बात कहीं नहीं लिखा हुआ, मेरी आवाज सुनो। मेरी बात सुनो। क्या आवाज नहीं है, लोगों के जो ख्याल हैं उनको हमने इकट्ठा करके, जैसे मैंने अपनी अभी बात भी कही है, हम पुरानी जो समस्याएं हैं जो देश के आज़ादी से पहले भी थी और आज भी है, जो 5-4 का मैंने जिक्र किया, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, और आज जो किसान की खेती की अवस्था है, आज कमेरे वर्ग का जो आर्थिक स्तर है, इन सारी बातों की हर आदमी ने, हर सरकार ने, हर पार्टी ने जब भी उनको मौका मिला राज करने का, इन बातों के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन वो कदम कन्वेंशनल थे सारे, और उन पे कुछ ना कुछ सफलता तो मिली, लेकिन पूरे तौर पे आज भी भ्रष्टाचार भी उसी सीमा पे है। आज भी उनकी शक्ल बदल गई, भ्रष्टाचार की शक्ल बदल सकती है। पहले नोट गिनने की मशीन नहीं होती थी, अब मशीन हुई है। और इसी तरह गरीबी आज भी एग्जिस्ट करती है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी से तो हमने लोगों को निकाला है। पावर्टी तो पावर्टी है। अब 20 रुपए पगार लेने वाली महिला भी गरीब है
और पंजाब और हरियाणा जैसे संपन्न खेती करने वाले लोगों में उसके मजदूर की 500 रुपए की भी पगार गरीबी की रेखा है, वो उससे आप भाग नहीं सकते। तो इसलिए हम कुछ नए लोगों से संपर्क करके जो इन विषयों के विद्वान हैं, कुछ नई चीजें हमने तलाश की हैं कि इन पुरानी समस्याओं के नए समाधान क्या हो सकते हैं, और उनकी हम वहाँ व्याख्या भी करेंगे और उनके बारे में जिक्र भी करेंगे। और जो मैंने यहाँ नहीं कहा अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते, खास तौर पे हरियाणा के अंदर जैसे नूह की घटना हुई, उस घटना से समाज ने अपने आप को ऊपर उठा के ये कहा कि हम हरियाणा के अंदर किसी किस्म की जाति की राजनीति या धर्म की राजनीति या आपस में मन मुटाव या कुंठा पैदा करने वाली राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज एक है, एक रहे। और ये भी तो जातिवादी राजनीति का भी और धर्म के नाम से समाज को बांटने का ये चीज़ें भी हमारे खास तौर पे हरियाणा के संदर्भ में लोग उनको उचित नहीं मानते। इन चीज़ों को भी हमारे को ऊपर उठ के इकट्ठा होके हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है हरियाणा की, उससे दूर नहीं हम हट सकते। इसलिए उनको भी बल देने की जरूरत है। क्या कमाल है यार, है ना तुसी गल। अच्छा सर, इतनी हाई पावर्ड कमेटी फर्स्ट टाइम बनी है। ये कमेटी का गठन और इस कमेटी की अध्यक्षता शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा इस देश के 76 साल के इतिहास में जब पूर्व राष्ट्रपति किसी कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो अब जो है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उनके अध्यक्ष बनना और इस कमेटी के गठन का विचारों की एक बहुत बड़ी सोच मिलेगी और उस पे कमेटी के क्या फिर अल्टीमेटली उसकी क्या सोच है वो हमारे सामने। कहना ये है कि अमित शाह जी को जो लेटर गया है, इसका मतलब कांग्रेस ने इस आइडिया का विरोध किया और दूसरी पार्टियां भी जो रीजनल पार्टी हैं या जो नेशनल पार्टी सीपीआई सीपीएम वगैरह हैं, वो उनका भी क्या रवैया है वो सब बताएंगे। और अधीर रंजन चौधरी ने तो इस्तीफा देके या उसमें शामिल ना होके बता ही दिया कि मेरी पार्टी की ये सोच है। लेकिन मैं ये कहता हूँ दूसरी तरफ एक और पक्ष भी है, वो ये कि बहुत पैसा बचेगा, देश के खजाने का भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, आपका भी बचेगा, हर पार्टी के कैंडिडेट को भी फायदा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री